नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये हम पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 4 के अंडर में पढ़ रहे हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम देखेंगे, ये तो केंद्र का बना हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे राज्य का पढ़ने वाले हैं। तो हम समझेंगे इसमें सबके कितने प्रकार के मंत्री होते हैं और वो उन सभी तमाम चीज़ों को समझेंगे जिनसे इसमें प्रश्न बन सकता है। तो आइए देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद जो है ये वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होता है। इसके पास अथॉरिटी होती है, इसके पास एग्जीक्यूशन की रियल में। मतलब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्री परिषद होती है वह राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होती है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉलिसी बनना है उसको बनाने से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन तक इनका पूरा रोल रहता है। संसदीय प्रणाली मॉडल है इसमें। कैसे? राज्यों में मंत्री परिषद संघ सरकार के समान संसदीय प्रणाली का पालन करती है। कैसे? जैसे कि संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि जो विधानसभा होती है, ये जो कार्यपालिका होती है, वो जो कार्यपालिका होती है वो विधानसभा की क्या होती है, प्रति उत्तरदायी होती है। तो वहाँ ऐसे चलता है, वहाँ की जो केंद्र में जो कार्यपालिका होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर आर्टिकल 163 में क्या बोला गया है कि जो मंत्री परिषद है, ठीक है, वो राज्यपाल को सलाह देने में उसकी भूमिका को परिभाषित करता है। जो मतलब मंत्री परिषद जो है उसका गठन किस लिए किया गया है कि वो राज्यपाल जो है उसकी सहायता के लिए किया गया है। फिर अनुच्छेद 164 में क्या बोला है, नियुक्ति और कार्यकाल। तो 164 जो अनुच्छेद वह मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, वेतन इसको रेखांकित करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 164 में ये बोला गया है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका कार्यकाल क्या होता है। अब एक जिम्मेदारी है इसमें, जिनकी सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यह जो है जो आपकी राज्य की विधानसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखिए, एक होता है तो मंत्रियों की जो जिम्मेदारी वाला पोर्शन है इसमें, तो एक है सामूहिक जिम्मेदारी, जिसमें मंत्री परिषद मतलब दो तरीके की जिम्मेदारी होती है, एक सामूहिक होती है, एक व्यक्तिगत होती है। तो जो मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 164 ऐसा बोलता है। संयुक्त जवाबदेही, सभी मंत्री सरकार के कार्यों के लिए संयुक्त जिम्मेदारी साझा करते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से उसका समर्थन करें या नहीं करें। फिर अविश्वास प्रस्ताव, यदि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो विधान परिषद के मंत्रियों सहित पूरी परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब ये सामूहिक वाला चल रहा है मतलब। फिर कैबिनेट के निर्णय बाध्यकारी, एक बार निर्णय हो जाने के बाद सभी मंत्रियों को अपने प्रारंभिक रुख की परवाह किए बिना सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन करना पड़ता है। सार्वजनिक या सामूहिक उत्तरदायी जिम्मेदारी ये है कि सार्वजनिक रूप से आपको समर्थन करना पड़ेगा। असहमति के कारण इस्तीफा, कोई मंत्री जो कैबिनेट के निर्णय से असहमत है और उसका बचाव करने से इनकार करता है, उसे इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि उसकी बनेगी नहीं, वो विहिप का भी पालन नहीं करेगा मान लीजिए, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देखिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी, राज्यपाल की इच्छा, मतलब मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं, जिसका अर्थ है कि मंत्री परिषद के पास बहुमत का समर्थन होने पर भी उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाना, राज्यपाल किसी मंत्री को केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। ठीक है, जवाबदेही सुनिश्चित करना, मुख्यमंत्री किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं या यदि उनका प्रदर्शन असंतोषजनक है तो उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब व्यक्तिगत जिम्मेदारी में आता है। अब आते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना में हम। तो परिषद की संरचना में क्या आता है, लचीला आकार और संरचना। संविधान में मंत्रिपरिषद का जो आकार है और रैंकिंग है वह निर्दिष्ट नहीं है और स्थिति के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा तय किया जाता है। मतलब इतने ही होने चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला, मंत्रिपरिषद में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री शामिल होते हैं। ठीक, जो कैबिनेट मंत्री हैं उसमें गृह, शिक्षा, वित्त ऐसे प्रमुख विभाग होते हैं, उनके प्रमुख होते हैं, कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं और नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं जो राज्य मंत्री होते हैं वे या तो स्वतंत्र प्रभार रख सकते हैं या कैबिनेट मंत्रियों की सहायता कर सकते हैं। केवल आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकते हैं।
फिर होते हैं उप मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं, उनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है और वे कैबिनेट की बैठकों का हिस्सा नहीं होते हैं। तो ये 3 टाइप के मंत्री होते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद मंत्रिमंडल की भूमिका, तो भाई क्या भूमिका है इनकी? सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। मंत्रिमंडल जो है राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च प्राधिकारी है। नीति निर्माण, यह राज्य सरकार के मुख्य नीति निर्माण निकाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मंत्रिमंडल राज्य में सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी है। ठीक है। प्रशासनिक समन्वय, यह राज्य प्रशासन के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। फिर सलाहकार की भूमिका, तो मंत्रिमंडल जो है वो राज्यपाल के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। फिर आपका संकट प्रबंधन, मंत्रिमंडल आपातकालीन स्थितियों को संभालने वाला मुख्य संकट प्रबंधक है। मंत्रिमंडल जो है आपातकालीन स्थितियों को संभालने वाला मुख्य संकट प्रबंधक है। ठीक। फिर विधायी और वित्तीय नियंत्रण, यह राज्य में प्रमुख विधायी और वित्तीय मामलों से निपटता है। तो मंत्रिमंडल का ये सब रोल होता है। अब जैसे कोई बड़े बड़े फैसले लेना है तो सब मंत्रिमंडल के अंडर में ही लिए जाते हैं। अब हम आते हैं, ये हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो सब खत्म हुआ। अब यहाँ हम आते हैं विधानसभा में जो अध्यक्ष की भूमिका है या उसकी शक्तियाँ हैं उस विषय पर। ठीक है। तो अध्यक्ष जो होता है विधानसभा में, तो पहले उसका तो चुनाव करा देते हैं, फिर उसकी भूमिका और शक्ति देखते हैं। तो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है। आर्टिकल 178 ऐसा बोलता है, मतलब विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए ऐसा होता है। और 179 में या 180 में शायद विधान परिषद के लिए होता है, पर मध्य प्रदेश में विधान परिषद है नहीं तो हम उस पर नहीं जाएंगे। कार्यकाल और निष्कासन, विधानसभा के कार्यकाल के दौरान पद धारण करता है, इस्तीफा दे सकता है। इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष को। सदस्यता खो सकता है या बहुमत के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, आर्टिकल 179 के तहत। और कौन सा बहुमत? ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, अर्थात क्या होता है इसका कि पहले तो उसको हटाना है, जैसे तो 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा इसको। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो विधानसभा है, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सदस्य हैं। अब इस 230 सदस्य में जो सिर्फ मर चुके हैं ऐसे लोग, मान लीजिए कि 10 लोग की मृत्यु हो चुकी है। ठीक। मृत्यु हो चुकी, मतलब अब ये हाउ इन एनी कंडीशन तो इधर आ नहीं सकते और उस दौरान अभी चुनाव हो नहीं सकता। तब उस समय के प्रेजेंट कितना है? 220 लोग प्रेजेंट है। अच्छा, इस 220 को अगर आप आधा करेंगे, इसका बहुमत ढूंढेंगे, तो आपको आता है 110 प्लस 110 कितना हो गया? 220। लेकिन बहुमत आपको कितना चाहिए? 111। ठीक है। अगर 111 लोग, ये जो 220 है होने कितने चाहिए थे? 230। 10 लोग खत्म हो गए तो बचे 220। अब मान लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष पर क्या चलना है? मुकदमा चलना है, तो उसके खिलाफ वोटिंग होगी। तो उसमें मान लीजिए, उसमें क्या है कि मान लीजिए 150 लोग उपस्थित हैं। ठीक है। बचे कितने हैं? 10 लोग खत्म हुए, 220 बचे हैं। और 220 है, इसका बहुमत 111 होता है। मतलब 111 जब आएगा तभी ये कहलाएगा, ये बहुमत कहलाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि उस दिन प्रेजेंट है सिर्फ 150 लोग, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 150 लोग प्रेजेंट है, अपन को फिर भी 111 लोगों का ही वोट चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने लोग प्रेजेंट है उसका बहुमत चाहिए, नहीं 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 नहीं। जो उस सदन की कुल संख्या है और उसमें जो मर गए हैं उसे उनको हटा दो, तो भले कोई एब्सेंट हो कोई प्रेजेंट, मतलब कोई एब्सेंट हो, उससे अपन फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब वो उपस्थित नहीं है, उसकी संख्या भी गिनी जाएगी और उसकी संख्या के बराबर बहुमत लिया जाएगा। तो 220 लोग हैं जो मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, वो भले प्रेजेंट नहीं है, अलग बात है। ठीक है। अब जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन 150 लोग ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 150 लोगों में से 111 लोगों को वोट चाहिए। तो ये होता है ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, इसका मतलब ये होता है। ठीक। फिर वो हट जाता है भाई साहब अपना ऐसे। फिर व्यवस्था बनाए रखना विधान। अच्छा, अब ये दो चीजें हो गई। अब देखिए इसका भूमिका क्या है, शक्तियाँ क्या है। विधानसभा की कार्यवाही का अनुशासन और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना। बैठ जाइए बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए, आप तो वरिष्ठ हैं, आप बैठ जाइए, आप सुनिए। बस वो एक हाथ वो ले लेते हैं, हथौड़ा जैसा ले लेते हैं लकड़ी का, उसको ठोकते रहते हैं। ठीक। उसके बाद फिर बैठ जाइए, समय समाप्त हो गया आपका, बैठ जाइए, समय समाप्त हो गया आपका, यही करते रहते हैं। ठीक। फिर नियमों की व्याख्या, तो संविधान, विधानसभा के नियमों, विधायी मिसालों के अंतिम व्याख्याकार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। तत्पश्चात स्थगन शक्तियाँ,
यदि कोरम पूरा नहीं होता 1/10 चाहिए, 230 है, तो मान लो कि 23 लोग भी नहीं आ पाए, 23 लोग भी नहीं आ पाए, तो कोरम पूरा नहीं होता तो विधानसभा को स्थगित कर सकता है या बैठकों को सस्पेंड कर सकता है अनटिल अनलेस उसका जब तक मन ना हो बोलने के लिए। मतदान पावर, केवल बराबरी की स्थिति में वोट देगा भाई, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि पहले वोट दे देगा, बराबरी की स्थिति में वोट देगा, तब उसका जो मत होगा निर्णायक मत होता है, तो निर्णायक मत देता है, ठीक है। फिर गुप्त बैठक, सदन के नेता के अनुरोध पर गुप्त सत्र की अनुमति दे सकता है। फिर यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और यह निर्णय अंतिम होता है इसका, ठीक है। फिर अयोग्यता शक्ति, दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय यही लेता है। समितियों में भूमिका, समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, प्रमुख समितियों का नेतृत्व भी करता है, जैसे व्यावसायिक सलाहकार समिति, नियम समिति, प्रयोजन सामान्य प्रयोजन समिति। तो ये हमारे हो गए विधानसभा अध्यक्ष भैया। अब हम आते हैं विपक्ष में। तो लोकसभा में सॉरी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है ये बताना है। तो आपको तो पता ही है कितनी अच्छी भूमिका है और क्या भूमिका होती है। तो जैसे देखिए, सरकार को जवाबदेह बनाती है, ठीक है। जैसे वक्फ बिल आया, और जैसे आप लोग तो रील वील देखते नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग संसद की जो डिबेट देखते होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोग जो संसद की डिबेट देखते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि जो अखिलेश यादव हैं वो विपक्ष में हैं, राहुल गांधी जो हैं विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। उसके अलावा AIMIM के जो ओवैसी साहब हैं, फिर आपके इमरान प्रतापगढ़ी हैं, ऐसे ही ढेर सारे जो लोग हैं, एक TMC के सांसद हैं, तो ऐसे जो विपक्ष के लोग हैं वो क्या वक्फ बिल पर उन्होंने ढेर सारी चीज़ें बोली कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिकाना। उन्होंने खूब चीज़ें बोली कि बिल की इस चीज़ पे ये प्रोविज़न है, वो होना चाहिए। तो ये इस तरीके से क्या होता है कि जनता, जब जनता अगर इनको देखती है रील्स देखने की जगह, तो जनता को पता चलता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे इसमें सरकार ने ऐड कर दिया है कि जो वुमेन्स हैं वो अब इसमें इतने 2 से 3 महिलाएं तो इसमें सदस्य रहेंगी ही रहेंगी मिनिमम। तो जो सपोर्ट करने वाले होंगे सत्ताधारी दल को, तो वो कहेंगे कि बताओ यार, मतलब कितनी मतलब महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, अब बहुत बढ़िया सरकार है। वहीं लेकिन अगर आप जब फिर संसद में डिबेट देखेंगे, आप संसद में डिबेट सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे तो बोलेंगे भाई साहब, ये रिजर्वेशन भले कर दिया है आपने कि 2 से 3 महिला सदस्य वक्फ बोर्ड में शामिल होंगी, लेकिन हमारे यहाँ तो इतने कितने सारे वक्फ हैं जिनमें महिलाएं सदस्य हैं, तो महिलाओं के सदस्य बनने की तो मनाही है ही नहीं, ठीक है। और सदस्य तो बन रही हैं वो कितने वक्फ, टोटल 32 वक्फ बोर्ड है पूरे भारत में। तो मतलब इसमें से लगभग 50% से ज़्यादा वक्फ में जिनमें महिलाएं सदस्य रह सकी हैं, कई वक्फ में महिलाएं अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो इस तरीके से बात होगी तो आपको क्लियर होगा कि अच्छा, मतलब ये जो है, ये इस पॉइंट का फ़ायदा उठा करके वो करना चाह रहे हैं कि मतलब देखो देखो हम कितने अच्छे हैं। अच्छा, भले इनकी पार्टी में एक भी महिला सांसद जो है वो मुस्लिम नहीं है, ठीक है। और शायद तक मुसलमान सांसद भी नहीं है मेरे ख्याल से, शायद बोल रहा हूँ मैं, ठीक, लड़ मत जाना कल। तो ये होता है कि लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका ये होती है कि डिबेट होती है, बातचीत होती है, ठीक है, शायरी शेरो शायरी भी होती है, नीतियों पर बहस करना, उनकी आलोचना करना, ठीक है, जम की आलोचना करते हैं कि ये क्या कर, मतलब विपक्ष का तो बस एक ही बोलना रहता है कि असंवैधानिक कानून है, असंवैधानिक कानून है, असंवैधानिक कानून है, ठीक है। फिर वैकल्पिक नीतियाँ प्रदान करना, तो उसके ऑन बिहाफ में बोलेंगे भाई आप ये एक्स नीति की जगह आप ये वाई नीति ट्राई करो, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे वक्फ बिल पे मुसलमानों की ज़मीनें लूटने पे लगे हो और वहाँ ट्रंप आप पे टैरिफ लगा रहा है, तो ऐसा मतलब विपक्ष के लोग बोलते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी डिबेट बोलते हैं तो जनता को समझ में आता है कि हाँ यार, ये तो ए दिखा करके जेड हो रहे हैं, मतलब ये वाला अपना इस मतलब ये गेम खेल करके, प्ले कार्ड खेल करके रिलीजन वाला, और वहाँ जो इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फिर जनहित की रक्षा करना, तो नागरिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाना, ठीक है। जैसे कि संजय झा एक बहुत अच्छे, आपने सुना होगा, सांसद है RJD के,
शायद जनता दल यूनाइटेड के, तो वो कितना बढ़िया मतलब बोलते हैं, हर एक चीज़ पे बहुत अच्छा बोलते हैं वो। तो वो उस तरीके की चीज़ें होती, मुद्दे उठाते हैं, यह सुनिश्चित करना कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए। फिर कानून की जांच करना, तो कानून की जांच करना, विधेयकों को सावधानीपूर्वक समीक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि वे जन कल्याण के साथ संरेखित है। फिर निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करना, भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग या कुप्रशासन के मामलों की निगरानी करना, ठीक है। फिर संवैधानिक मूल्यों का समर्थन करना, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद जैसे सिद्धांतों को बनाए रखना। सरकार कुछ भी ऐसा काम करेगी जो अनडेमोक्रेटिक होगा, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जो कि कम्युनल होगा, ठीक है, तो उसके खिलाफ सब मतलब क्या करेगी, आवाज़ उठाएगी विपक्ष। फिर संसदीय चर्चाओं को मजबूत करना, विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करके संसद में सार्थक बहस सुनिश्चित करना। जनमत जुटाना, जनता की धारणा को आकार देने के लिए रैलियों, विरोध प्रदर्शनों, अभियानों का उपयोग करता है। फिर राजनीतिक संतुलन को बढ़ावा देना, सत्तावादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए जांच और संतुलन बनाए रखता है। इसके बाद अगर आप देखें कि विपक्ष और क्या करता है, तो मेरे ख्याल से इतना ही करता है विपक्ष। तो आई होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा कि जो इधर प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि आप विपक्ष के बारे में पूछा जाए, तो आपको बस बेसिक उतना ही लिखना है, ज़्यादा आपको दाएं बाएं नहीं जाना है। अभी वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? उमंग सिंघार जी हैं, ठीक है। ये आपके धार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, मतलब धार जिले से आते हैं। तो इस टाइप से ये लोकसभा में उन्होंने विपक्ष की भूमिका पढ़ी। अब देखिए, हम देखते हैं जो राज्य पुनर्गठन वाला है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।